बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। ये है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंसूर अहमद। आज इस कोर्स का लेक्चर नंबर 12 है। हस्बे मामूल हम सबसे पहले देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया। तो समरी रिकॉल में हमने लास्ट लेक्चर में नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सीखा और वो था मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। तो ये मेथड जो है हमने ये सीखा कि किन टाइप की इक्वेशंस पे अप्लाई हो सकता है। इसमें था जी कि ये मेथड जो है ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे अप्लाई हो सकता है जिनके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हों, यानी जो डेरिवेटिव्स के साथ कोफिशिएंट आते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट्स आते हैं वो कांस्टेंट्स हों। पहली बात इसमें अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स की ये थी, यानी ये फिक्स कुछ टाइप की इक्वेशंस है जिन पे ये मेथड अप्लाई हो सकता है। इसके बाद हमने ये देखा जी कि जो राइट साइड पे चूंकि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कंसीडर कर रहे थे तो राइट साइड पे एक फंक्शन था जी ऑफ एक्स, उस पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी कि हम हर राइट साइड पे हर तरह के फंक्शन को नहीं कर सकते थे, यानी उस पे मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स अप्लाई नहीं कर सकते थे, बल्कि कुछ 4 तरह के फिक्स किस्म के जो हैं फंक्शंस थे जिन पे हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या थे? फॉर एग्जाम्पल हम कांस्टेंट पे, अगर राइट साइड पे कांस्टेंट हो, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी, उस पे अप्लाई कर सकते थे। पोलिनोमियल टाइप फंक्शंस हों उस पे अप्लाई कर सकते थे ये मेथड। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हों उस पे ये मेथड अप्लाई कर सकते थे। और इसी तरह से हम अगर हमारे पास साइन और कॉज सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये हों तो फिर हम ये मेथड अप्लाई कर सकते थे। इसकी खास रीजन थी, वजह उसकी ये थी कि चूंकि इन जो फंक्शंस मैंने जिनका तज़किरा किया इनके डेरिवेटिव्स लें तो फिर हमें इसके नतीजे के तौर पे इसी टाइप के फंक्शन मिलते हैं। मसलन अगर हम पोलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो फिर भी वो एक पोलिनोमियल फंक्शन हुआ करती है। इसी तरह हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो फिर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलता है। और इसी तरह से अगर हम साइन और कॉज का डेरिवेटिव लें तो उसके नतीजे के तौर पे हमें साइन और कॉज फंक्शन ही मिलते हैं। इसीलिए हम ये मेथड सिर्फ इन 4 टाइप्स के इनपुट फंक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने ये सीखा कि हम YP जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कैसे डिटरमिन करते हैं या वो कैसे अज्यूम करते हैं। हमें यहां अज्यूम का लफ्ज यूज करना चाहिए। और आप पहले जानते हैं कि YC जो है वो हमें कैसे मिलता है, वो इससे एसोसिएटेड जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन से मिलता है। तो इसके सॉल्यूशंस हम पहले सीख चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर्स में। आज का जो लेक्चर है इसके बारे में देखते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। ब्रीफली मैं आपको बता दूं, 2 बड़ी जो मेन टॉपिक्स हैं या 2 मेन चीजें हैं जो हम इसमें कवर करेंगे वो हैं, एक तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ेंगे कि हम फिर किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में भी लिख सकेंगे और उस फॉर्म को हम स्टडी करेंगे। इसके बाद एक और मेथड हम सीखेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो है एनहिलेटर ऑपरेटर मेथड। ये एनहिलेटर ऑपरेटर क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले सीखेंगे कि ये होता क्या है और फिर मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x, उसका एनहिलेटर ऑपरेटर क्या होता है, साइन और कॉज है उनके एनहिलेटर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इसी तरह से जो पोलिनोमियल फंक्शंस हैं उनके एनहिलेटर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये ऑपरेटर सीखेंगे। और उसके बाद फिर आखिर में हम इस एनहिलेटर ऑपरेटर मेथड की मदद से कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस भी साथ सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। इन कैलकुलस द डिफरेंशियल ऑपरेटर या डिफरेंशियल कोफिशिएंट d by dx is often denoted by a capital letter D, so that कि हम dy by dx को बेसिकली इस तरह लिख सकते हैं, गोया d by dx को हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल D लेटर से। द सिंबल D इज नोन एज डिफरेंशियल ऑपरेटर। यहां पे ये जो D है इसको क्या कहेंगे, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। दिस ऑपरेटर ट्रांसफॉर्म्स अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इनटू एन अदर डिफरेंशिएबल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, d of e raised to power 4x is equal to 4 into e raised per 4x। डिफरेंशियल ऑपरेटर चूंकि d by dx का कायम मकाम है, लिहाजा जहां भी d of f of x होगा तो बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, वहां डेरिवेटिव ले रहे होंगे। तो अब यहां देखिए, तो पहले ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन था, d जब अप्लाई किया तो इससे हमें एक और डिफरेंशिएबल फंक्शन ही मिला। इसी तरह यहां देखिए दूसरी एग्जांपल है d इंटू 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू d, इस पे जब अप्लाई होगा तो इसका डेरिवेटिव ले लिया जाएगा, तो 3 शुरू मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम 15x स्क्वायर माइनस 12x। एंड इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन d of cos of 2x would be equal to minus 2 sin of 2x। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब भी ये d होगा, इसका मतलब है हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। किसी भी फंक्शन पे जब d ऑपरेट हो रहा होगा तो इसका मतलब है हमने वहां क्या ले रहे होंगे, डेरिवेटिव ले रहे होंगे। ओके, आगे फर्दर देखते हैं क्या जी। द डिफरेंशियल ऑपरेटर d possesses द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो है, ये लीनियर अलजेब्रा में आपने स्टडी की होगी कि फंक्शंस की बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो ऑपरेटर d है, ये भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये क्या होती है जी कि अगर हम यूं लिखें d ऑफ a ऑफ f ऑफ x प्लस b g ऑफ x इंटू, इस पे अगर d अप्लाई किया जाए तो हमें मिलेगा, अगर ये इसके इक्वल हो a d ऑफ f ऑफ x प्लस b इंटू d ऑफ g ऑफ x, तो हम कहेंगे कि d जो है वो लीनियर ऑपरेटर है। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब हम फॉर एग्जांपल कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t, ये लीनियर होगी अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, t ऑफ f प्लस t ऑफ g, कि गोया हम कहते हैं कि t जो है वो एडिशन को प्रिजर्व करे। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी ये है a ऑफ f इज इक्वल टू a t ऑफ f। आपने ये इस तरह की प्रॉपर्टी लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी है कि हम कहते हैं जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी t जो है वो प्रिजर्व करे। तो फिर हम कहते हैं ये t जो है, अगर ये दो प्रॉपर्टीज कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहां अगर d ये दो प्रॉपर्टीज, असल में अब ये देखिए, ये जो प्रॉपर्टी हम लिखें ये कंबाइन वो प्रॉपर्टी है बेसिकली, कि इसमें वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एट ए टाइम बताई जाती हैं, और ये लीनियर अलजेब्रा में भी बताई जाती है प्रॉपर्टी। तो हाउएवर, चूंकि अगर d ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे d लीनियर ऑपरेटर है, और ये d ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया करता है, लिहाजा d जो होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये एक लीनियर ऑपरेटर भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी से दैट d इज अ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके जी, नेक्स्ट फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, कि d ऑपरेटर फॉर्म में हम कैसे, यानी जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं उनको ऑपरेटर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y by dx स्क्वायर, इट शुड बी x स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं d by dx ऑफ dy by dx। अब देखिए d by dx क्या है, d, और ये जो d by dx है इसकी जगह ये हमारे पास d आ गया, सो आई कैन राइट d स्क्वायर y।
इसी तरह अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो उसको लिख सकते हैं डी क्यूब वाई, और अगर n थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो उसको हम लिख सकते हैं डी एन वाई। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं जी, द फॉलोइंग पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n इन्वॉल्विंग द डी ऑपरेटर इज दिस, कि ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें चूंकि डी ऑपरेटर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो इन्वॉल्व है, लिहाजा ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, डिग्री n का है, और विच इन्वॉल्व डी, और ये जो एक्सप्रेशन है ये भी लीनियर होती है, यानी ये जो पीछे हमने सिंगल डिफरेंशियल ऑपरेटर के लिए लीनियरिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी, वो ये सारी एक्सप्रेशन भी सेटिस्फाई करती है। कौन सी? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ए एन डी पावर एन, ए एन माइनस वन डी पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए वन डी and a naught. Here the following expression are all linear differential operators. For example, यहाँ कुछ examples दी गई हैं। एक d plus 3 है, d square plus 3d minus 4, 5d cube minus 6d square plus 4d। ये क्या है? तीनों, एक और ये दो और ये तीन, ये तीनों क्या है? ये भी linear differential operators हैं। अब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए, चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, लिहाजा हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में लिख सकते, डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर, और ये सारा क्यों होता है? वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम dy बाई डी एक्स की जगह या y डैश की जगह dy लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर y लिखेंगे, और जब ये लिखूं मैं तो इसकी जगह क्या लिखेंगे जी? a टाइम्स डी स्क्वायर y, और इस y डैश की जगह क्या लिखेंगे? b इंटू डी वाई प्लस सी वाई, दिस इज इक्वल टू डी एफ एक्स। अब यहां से सब में देखें y, ये चूंकि ऑपरेटर है y सब में कॉमन है, सो आई कैन राइट a डी स्क्वायर प्लस b डी plus c into y is equal to, now we define another differential operator L। अब हम ना जो जर्नल ये सारी, ये क्या है? एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये भी इसको नया नाम अगर दे दें कि L इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी, तो ये एक नया डिफरेंशियल ऑपरेटर है। लिहाजा इस नई डेफिनेशन के तहत हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं जो हमें पहले दिखाई गई थी, Ly is equal to g of x, where the operator L is the second order linear differential operator with constant coefficients. Okay, अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि इस इक्वेशन को हम लीनियर ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं या डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं। y डबल डैश प्लस y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 3। हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं dy d स्क्वायर y। देयरफॉर वी गेट, इसकी जगह हमने लिखा d स्क्वायर, इसकी जगह d, और ये प्लस 2 और y कॉमन इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब अगर इसको हम L कह दें तो हम इस इक्वेशन को फिर लिख सकते हैं L, ये देखिए L इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस d प्लस 2, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं Ly इज इक्वल टू 5x माइनस 3। एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ अप्लाई द डिफरेंशियल ऑपरेटर डी स्क्वायर प्लस 3d टू अ फंक्शन cos हाइपरबोलिक 3x। ओके, हम लिखते हैं जी डी स्क्वायर प्लस 3d टू cos हाइपरबोलिक 3x, इस पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं ये डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, ये क्या होगा जी? डी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक 3, यानी अलग अलग ऑपरेटर अप्लाई हो गए, 3d कॉस हाइपरबोलिक 3x। अब डी स्क्वायर का मतलब क्या है? ट्वाइस डिफरेंशिएशन, कि दो दफा आपको डिफरेंशिएट करना है इस कॉस हाइपरबोलिक। डी का क्या मतलब है? आपको एक दफा जो है कॉस हाइपरबोलिक 3x को डिफरेंशिएट करना है। तो इस डी स्क्वायर को यूं लिखा जा सकता है, पहले d टाइम्स cos हाइपरबोलिक 3x, d को बाहर इस तरह लिख दिया और ये 3d यहां अप्लाई कर दिया गया है। तो cos का हाइपरबोलिक 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 sin हाइपरबोलिक 3x,
यहां जब अप्लाई किया तो 3 साइन हाइपरबोलिक 3x और ये से मल्टीप्लाई होके तो 9 साइन हाइपरबोलिक 3x आ गया। इस पे दोबारा अप्लाई करें d तो क्या होगा, d जब अप्लाई करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव लेना होगा, तो क्या बनेगा जी, cos हाइपरबोलिक 3x और ये 3 जो इधर मल्टीप्लाई होना है वो इससे मल्टीप्लाई होके 9 cos हाइपरबोलिक 3x प्लस 9 साइन हाइपरबोलिक 3x हो गया। ओके, इसको हम 9 को कॉमन ले सकते हैं, देन वी कैन राइट cos हाइपरबोलिक 3x प्लस साइन हाइपरबोलिक 3x, तो इसको लिख सकते हैं e पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, cos हाइपरबोलिक ax जो होता है दैट इज ax प्लस e रेज़ पर माइनस ax ओवर 2 और साइन हाइपरबोलिक ax क्या होता है जी, e ax माइनस e माइनस ax ओवर 2। तो ये दो फार्मूले होते हैं जो यहां यूज हुए हैं। अब इन दोनों में से जो 9 कॉमन आ चुका, साइन cos हाइपरबोलिक जगह उसका फार्मूला लगा दिया, साइन हाइपरबोलिक की जगह उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फार्मूला लगा दिया गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 9e पावर 3x। तो जब हमने इस डिफरेंशियल को इस cos हाइपरबोलिक फंक्शन पे अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 9e पावर 3x। तो यहां हमने एक्चुअली एक बात और सीखी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर्स को हम अप्लाई कैसे करेंगे फंक्शंस के ऊपर। ओके जी, फैक्टराइजेशन ऑफ ए डिफरेंशियल ऑपरेटर, एन nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर L, ये nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कैन बी फैक्टराइज्ड व्हेनेवर द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस कैन बी फैक्टराइज्ड। कि हमें देखें, हमने पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस पढ़ी हैं, या ऑक्सिलरी इक्वेशन भी जैसे हमने कहा था, जैसे इस तरह की कोई इक्वेशन हो सकती है -2m + 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है कि अगर इस तरह की जो इक्वेशन वो है ऑक्सिलरी इक्वेशन है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, इसको हम अगर फैक्टराइज कर सकते हो तो हम फिर इस लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। द फैक्टर्स ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कम्यूट। कम्यूट का क्या मतलब है कि लीनियर, फॉर एग्जांपल L1 और L2 दो लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हों तो L1 इंटू L2 वुड बी इक्वल टू L2 इंटू L1। कम्यूट करते हैं कि किसी भी ऑर्डर में दोनों को मल्टीप्लाई ऑपरेट करवाएं तो आंसर हमें सेम मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कम्यूट करने का क्या मतलब है कि L1 इंटू L2 इज इक्वल टू L2 इंटू L1, के इसका मतलब ये है कि हम किसी भी ऑर्डर में इन लीनियर ऑपरेटर्स को ऑपरेट करें किसी फंक्शन पे तो हमें सेम आंसर मिलेगा। ओके, पहले ये एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर d² + 5d + 6। If we treat d as an algebraic quantity, then the operator can be factorized. d² + 5d + d is equal to, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, वो आप जानते हैं कैसे बनते हैं। d² + 5d + 6 को हम लिख सकते हैं d² + 3d + 2d + 6, कि हमने इसको स्प्लिट किया इस तरह। अब ये देखें, दोनों का सम 5d है और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 6d²। तो इसमें से फिर d कॉमन और ये आप फिर आराम से हासिल कर सकते हैं। ओके, अब हम जो दूसरी बात की थी ना कि ये कम्यूट करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। हमारे पास देखें ये दो ऑपरेटर अब एक तरह से बन गए कि ये जो एक सिंगल ऑपरेटर था इसमें दो ऑपरेटर में स्प्लिट हो गया, फैक्टराइज हो गया। एक ऑपरेटर बना हमारे पास d + 1 और दूसरा ऑपरेटर बना d + 3। अब हम करते क्या है जी कि इनके ऑर्डर इस तरह से ऑपरेट करते हैं। पहले हम इसे कह रहे हैं w = d + 3 × y, पहले ये अप्लाई कर रहे हैं और फिर हम ये अप्लाई करेंगे। क्या मतलब कि हम पहले d + 2 × d + 3 × y ये ऑपरेट करते हैं और यानी ये रिजल्ट फाइंड करते हैं। देन वी फाइंड d + 3 × d + 2। तो वी विल ऑब्जर्व दैट
कि ये दोनों किसी भी आर्डर में जब ऑपरेट कर रहे हैं तो दोनों रिजल्ट सेम होंगे। तो हम कह रहे हैं जी दिस इज W D+3 इंटू वाई, यानी ये नया नाम दे दिया ना फंक्शन को, जो इसके बाद हमें हासिल होना है D+3 को y के ऊपर अप्लाई करने के बाद। तो जब हमने इसको इस पे अप्लाई किया तो क्या होगा, y डैश, असल में पहले देखिए तो ये बन जाएगा dy+3y। तो dy क्या होता है y डैश और 3y उसी तरह लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमें w हासिल हुआ है फंक्शन, इस पे हम d+2 अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब dw+2w, तो ये d+2 जो है ये क्या होगा जी, ये dw बेसिकली बन जाएगा y डबल डैश प्लस 3y डैश, और ये क्या बन जाएगा 2y डैश प्लस 6y। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को तो वी विल गेट y डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस 6y। और यही चीज जो है हम हासिल करेंगे अगर अब ऑर्डर चेंज कर दिया कि d+3 पहले और d+2 बाद में ऑपरेट कर रहे हैं। तो w इज इक्वल टू d+2, ये हमारे पास आ गया। ये पहले हमने क्या अप्लाई किया था जी, हाँ ये देखें पहले हमने ना d+3 अप्लाई किया था, इस दफा हम क्या पहले क्या अप्लाई कर रहे हैं d+2। तो आप यहां देख सकते हैं d+2 जब अप्लाई करेंगे तो y डैश 2y, फिर आप d+3 अप्लाई कर रहे हैं ऑन w, तो जब इस पे अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3y डैश प्लस 6y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये फाइनली, तो आप इन दोनों एक्सप्रेशन से, इससे और इससे देख सकते हैं, जो दोनों ऑपरेटर्स किसी भी आर्डर में जब हमने दोनों को डिफरेंट आर्डर में अप्लाई किया तो हमें दोनों सूरतों में एक इक्वेशन हासिल हुई, लिहाजा ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर ऑपरेटर्स हैं वो आपस में, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स वो आपस में कम्यूट करते हैं, कि उनको किसी भी आर्डर में आप जो है अप्लाई करें तो यू विल गेट द सेम आंसर। ये एग्जांपल है जी, द ऑपरेटर d² माइनस 1 कैन बी फैक्टराइज्ड। तो d² माइनस 1 को यूं लिख सकते हैं और d² माइनस 1 को d-1 इंटू d प्लस, क्योंकि कम्यूट करते हैं, चाहे d+1 लिखें या d-1 लिखें या d-1 पहले लिख लें d+1 बाद में लिख लें तो बात ठीक हो जाएगी। ओके, द ऑपरेटर d² प्लस d+2 डज नॉट फैक्टर विद द रियल नंबर्स। इसमें जो है फैक्टराइजेशन रियल नंबर्स के साथ नहीं की जा सकती, चूंकि यहां इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी। ओके, इसके बाद जो है हमारे पास जो है जी द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में जो लिखा उस तरफ आ रहे हैं और देखते हैं कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन इस डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म से भी बन सकती है। आपने सिंपली ये करना होता है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4d इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला, d², यहां d और यहां जो है जस्ट y, तो y साथ ही कॉमन ले लिया गया, तो d² प्लस 4d प्लस 4 आपके पास ऑपरेटर बना। इसको फैक्टराइज भी किया जा सकता है, d प्लस, ये असल में क्या है d+2 का होल स्क्वायर है, कौन सा, ये वाला। तो लिहाजा इसको मैं लिख सकता हूं d+2 इंटू d+2 y इज इक्वल टू 0। फाइनली वी कैन राइट इट एज d+2 होल स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। अब हम एक और कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जी। मैंने जैसे स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बात की कि हम एनहिलेटर ऑपरेटर्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनहिलेटर ऑपरेटर होता क्या है, इसके बाद फिर डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, कुछ जनरल रूल्स हैं जो स्ट्रेट वे आपको किसी फंक्शन के बारे में बता देंगे कि इसका एनहिलेटर ऑपरेटर क्या होगा। तो पहले बाकायदा डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा डिफरेंशियल ऑपरेटर जो किसी फंक्शन को 0 बना दे या जब उस फंक्शन पे अप्लाई किया जाए तो हमें डेरिवेटिव के तौर पे 0 मिल जाए, तो ऐसे डिफरेंशियल ऑपरेटर को एनहिलेटर ऑपरेटर कहते हैं। यहां बाकायदा डेफिनेशन देखते हैं, फिर जो एग्जांपल्स के जरिए इसको एक्सप्लेन करेंगे। सपोज दैट L इज अ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर
with constant coefficients. यहां ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन डिफरेंशियल ऑपरेटर्स में कोफिशिएंट्स क्या है? कांस्टेंट्स हैं. y is equal to f of x defines a sufficiently differentiable function. The function f is such that L of y is equal to 0. Then the differential operator L is said to be an annihilator operator of the function f. कि गोया अगर कोई ऑपरेटर हम किसी फंक्शन f पे अप्लाई करें और हमें 0 हासिल हो जाए तो हम कहेंगे वो डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो क्या है? एनिहिलेटर ऑपरेटर है. अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए ये बात बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि यहां हम एनिहिलेटर ऑपरेटर की जो डेफिनेशन कर रहे हैं या जो कह रहे हैं कि एनिहिलेटर ऑपरेटर क्या होता है, इसको समझने के लिए ये बहुत इजी एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल, कांस्टेंट फंक्शन हो तो d जब यानी इसे एक दफा डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. तो d इन ऑफ k और d ऑफ k इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है यहां सिर्फ d जो है दैट इज एनिहिलेटर ऑपरेटर फॉर k. ठीक है, ये जो है एनिहिलेटर ऑपरेटर है फॉर k और द कांस्टेंट फंक्शन. ओके, अगर हमारे पास x हो फंक्शन f ऑफ x क्या है? x है सपोज, तो d ऑफ f, d स्क्वायर ऑफ f, दैट विल गिव यू 0. कि हम इसे 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हमें 0 मिलेगा. लिहाजा यहां पे हम कहेंगे जी कि d स्क्वायर फंक्शन x का एनिहिलेटर ऑपरेटर है. इसी तरह d क्यूब जो होगा वो x स्क्वायर का एनिहिलेटर ऑपरेटर होगा. x क्यूब को 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा. लिहाजा d4 जो है वो एनिहिलेटर ऑपरेटर है x क्यूब के लिए. Therefore, the linear operators d, d square, d cube and d4 are the annihilator operators for the functions k, x, x square and x cube respectively. तो इसी को सामने रखते हुए हम एक जर्नलाइज रिजल्ट लिख सकते हैं कि in general the differential operator dn annihilates each of the following functions 1 x, x square and xn minus 1. क्या मतलब? जब n 1 होगा तो ये इसको एनिहिलेट कर देगा. n की वैल्यू 2 है तो इट मींस ये इसको एनिहिलेट करेगा. s की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू अगर 3 है तो फिर इस d x स्क्वायर वाली टर्म को ये एनिहिलेट कर देगा. और xn माइनस 1 होगा तो ये किसको एनिहिलेट करेगा? ये dn माइनस 1 जो है वो x रेज्ड पर n माइनस 1 को एनिहिलेट कर देगा. Hence, we conclude that the polynomial c0 plus c1 dx plus so on cn minus 1 xn minus 1 can be annihilated by finding an operator that annihilates the highest power of x. तो जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी उसके मुताबिक हम एनिहिलेटर ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं. इस एग्जाम्पल के जरिए ये बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. पहले हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर और इस तरह की टर्म्स देखी, सिंगल वेरिएबल सिंगल टर्म्स थी, एक्स था, एक्स स्क्वायर था, कांस्टेंट था एंड सो ऑन. अब हम एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर हमारे पास हो तो उसको देखते हैं कैसे उसका एनिहिलेटर ऑपरेटर क्या होगा, ये कैसे हम फाइंड करेंगे. तो आप गौर कीजिए, तो इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में या फंक्शन में 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब, हाईएस्ट पावर x क्या है ऑफ x क्या है? x क्यूब. तो चूंकि x क्यूब को d पावर 4 जो है ऑपरेटर, d पावर 4 डिफरेंशियल ऑपरेटर एनिहिलेट कर देता है, लिहाजा इसमें चूंकि हाईएस्ट पावर x क्यूब थी, लिहाजा इस पोलिनोमियल को भी d पावर 4 ऑपरेटर ही एनिहिलेट करेगा. और हम फिर कहेंगे d पावर 4 इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर दैट एनिहिलेट्स द फंक्शन. ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है. द फंक्शंस दैट आर एनिहिलेटेड
by an nth order linear operator L are simply those functions that can be obtained from the general solution of the homogeneous differential equations. देखिए हम बेसिकली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, हमारे पास ये होती है ना फॉर्म होमोजीनियस डिफरेंशियल। अब ये ऑपरेटर जो है ये y पे अप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब है इस ऑपरेटर ने एनहिलेट कर दिया है किसको, y को। तो इसका मतलब है हमें जो जनरल सॉल्यूशन मिल रहे होते हैं वो ऑपरेटर L जो एनहिलेटर ऑपरेटर होता है उसी होमोजीनियस इक्वेशन से हमें ये सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं। अब हम थोड़ा सा इस बात को और फर्दर आगे बढ़ाते हैं कि कंसीडर द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, d माइनस अल्फा पावर n इंटू वाई इज इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है जी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। इसमें y को इग्नोर कर देते हैं ना, ये होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिफरेंशियल या ये जो इक्वेशन है इसकी कितनी वैल्यूज हैं विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, m इज इक्वल टू अल्फा अल्फा एंड अल्फा। कितनी दफा अल्फा, n टाइम्स। चूंकि ये देखें ये ऑपरेटर जो है इसकी डिग्री क्या है, n है, लिहाजा ये जो इक्वेशन थी ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसलिए इसके रूट्स कितने होंगे, n होंगे। अब यहां जो रूट्स आए हैं वो कितने रूट्स हैं, n टाइम्स रूट हैं और वो रिपीट हो रहे हैं, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, रिपीटेड रूट्स हैं, n टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। देयरफॉर द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज अ रियल रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी। कितनी मल्टीप्लिसिटी है, n मल्टीप्लिसिटी है। सो दैट द डिफरेंशियल ऑपरेटर हैज द फॉलोइंग लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। इसका मतलब है इस इक्वेशन के ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। पहला सॉल्यूशन क्या होगा, e पावर अल्फा x कामा x e पावर। देखें ना हम जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो रिपीटेड रूट हो तो स्टार्ट कहां से करते हैं, e पावर अल्फा पहला रूट जो भी है इंटू x। फिर अगला रूट कैसे लिखते हैं या अगला सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं x टाइम्स e पावर अल्फा x। फिर उससे अगला कैसे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा e पावर अल्फा एक्स। उससे अगला क्या होगा, एक्स क्यूब e पावर अल्फा एक्स। और आखिर वाला सॉल्यूशन क्या होगा, x पावर n-1 e पावर अल्फा एक्स। ये हम पहले बात सीख चुके हैं। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कैन बी रिटन एज y c1 e raised to power x plus c2 x e raised to power ax plus c3 x square e power ax plus so on cn xn-1 e power ax, so that the differential operator। अब जरा तवज्जो से देखिए कि इस डिफरेंशियल ऑपरेटर ने d माइनस अल्फा पावर n, ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसने क्या किया है, y को एनहिलेट कर दिया है, y को एनहिलेट कर दिया है। या हम कह सकते हैं ये इस फंक्शन को एनहिलेट कर देगा। y हमारे पास यही सॉल्यूशन आया ना, इस सॉल्यूशन को गोया कि वो एनहिलेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एनहिलेट ईच ऑफ। तो हम जनरली यहां से ये बात कर सकते हैं कि d माइनस अल्फा जो है पावर n एनहिलेट दिस होल फंक्शन। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारे पास ये जो इस तरह के फंक्शंस होंगे जैसे e पावर 2x है सपोज, तो इसका एनहिलेटर ऑपरेटर क्या होगा, d माइनस 2। इसको इसके साथ बेशक आप इसको चले करते हैं, ये आ जाएगा d इंटू ई पावर 2x, अलग अलग अप्लाई हो गया, -2 इंटू ई रेज़्ड पावर माइनस 2x, सॉरी 2x। तो क्या हुआ जी, दिस वुड बी, इसका डेरिवेटिव लीजिए तो 2 e पावर 2x माइनस 2 e पावर 2x, तो ये 0। इसका मतलब है इस शक्ल के जितने भी फंक्शंस होंगे e पावर 2x और साथ x जो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या इस तरह के जो जिनमें x साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इस तरह के एनहिलेटर इस तरह के फंक्शंस का जो एनहिलेटर ऑपरेटर होगा वो इस शक्ल का होगा, d माइनस अल्फा पावर n। अब n कहां से डिटरमिन होगा, वो यकीनन जो जितना x की पावर यहां होगी
ये जो शुरू में x मल्टीप्लाई हो रहा है ना e रेज़ पर अल्फा x के साथ, ये पावर डिटरमिन कर रही होगी इस n को। अब यहां एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल f ऑफ x हमारे पास e रेज़ पर 5x है, g ऑफ x हमारे पास 4 e रेज़ पर 2x और 6 टाइम्स x e रेज़ पर 2x है। तो हम देखते हैं इनके एनहिलेटर ऑपरेटर्स क्या हैं। तो अभी मैंने एक एग्जांपल तो आपके सामने कोट की e रेज़ पर 2x वाली। तो ये देखिए अल्फा की जगह यहां क्या है, फंक्शन ये था, अल्फा की जगह क्या था 5, इसका मतलब है d माइनस 5 इसको एनहिलेट कर देगा। अब चूंकि x इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, लिहाजा हम इसमें पावर 1 रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां बाकायदा ये शो भी किया गया है कि वाकयातन ये इसको एनहिलेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये L इज इक्वल टू डी माइनस 5 ई रेज़ टू पावर 5x का एनहिलेटर ऑपरेटर है। नाउ वी नोटिस दैट दूसरा हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास दूसरा फंक्शन था ये g ऑफ x इज इक्वल टू, तो अब आप गौर कीजिए तो ये इसमें एक तो ये टर्म है x e पावर 2x, तो यहां चूंकि x की पहले ये डिटरमिन कर रहा था 1 थी पावर जब x नहीं था साथ, तो अब x आ गया तो यहां पावर क्या होगी 2 होगी। d माइनस ये 2 कहां से आ रहा है, ये इस अल्फा से आ रहा है। ये जो d माइनस 2 लिखा है ये 2 यहां से डिटरमिन हो रहा है d माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये x का 2 कहां से आया, ये इसकी पावर की वजह से आया। x जो टर्म साथ मल्टीप्लाई हुई, तो अगर ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है x तो यहां पावर क्या बन जाएगी 2, अगर यहां x स्क्वायर होता तो यहां 3 पावर बन जाती। ओके, इसको क्या किया, अब देखें किया ये है कि ये d माइनस 2 का स्क्वायर ओपन कर लिया है और उसके बाद इस सब दोनों टर्म्स पे अलग अलग अप्लाई कर दिया गया है। आप इसको 2 दफा डिफरेंशिएट कीजिएगा, फिर 1 दफा डिफरेंशिएट करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को इसी तरह इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे। आप जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 0। इसका मतलब ये हुआ कि d माइनस 2 होल पावर 2 इज द एनहिलेटर ऑपरेटर फॉर द फंक्शन g ऑफ x। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब बेसिकली हम ना करने जा रहे हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके एनहिलेटर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं जी डी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डी प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल पावर n इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये एक्सिलरी इक्वेशन है। हमने जब पिछले एग्जांपल में किया ना, वहां भी यही एक्सिलरी इक्वेशन से बात की थी, ताकि इसकी बैक हम इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बेसिकली हम बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी कंसीडर कर रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपीयर होंगे, किसमें, सॉल्यूशन में। ओके, देखिए ये एक्सिलरी इक्वेशन है, तो इसका मतलब m माइनस 2 अल्फा m प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल पावर n इज इक्वल टू 0। यहां से ये पावर n है ना, तो यहां से इसको अगर चूंकि राइट साइड पे 0 है तो मैं लिख सकता हूं m स्क्वायर माइनस 2 अल्फा m प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है देयरफॉर अल्फा बीटा व्हेन आर रियल नंबर्स वी हैव फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा रियल नंबर हो तो फिर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये वाली, तो इसमें a क्या है 1, b क्या है 2 अल्फा और c की जगह क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बनता है जी 2 अल्फा प्लस माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से देखें ये 4 अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा और ये बाकी बचेगा आपके पास 4 बीटा स्क्वायर बचेगा ना, माइनस रादर बीटा स्क्वायर। तो चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर ये माइनस 4 बीटा स्क्वायर बचा है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 आयोटा बीटा। तो यही लिखा हुआ है, ये देखिए साथ 2 कॉमन आके यहां से भी 2 कॉमन आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ये इसका मतलब है अल्फा प्लस आयोटा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। Therefore, the auxiliary equation has the following 2 complex roots with multiplicity n.
कि ये n टाइम्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा रिपीटेड रूट्स हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, पहला सॉल्यूशन हमारे पास इसके लिए होगा, अगले सॉल्यूशन में यही सॉल्यूशन, इसी के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे लेकिन साथ x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन इस तरह का होगा e पावर अल्फा x। आपको याद होगा कि जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, कॉस की फॉर्म में होता है और साइन की फॉर्म में होता है, दोनों एक पेयर की फॉर्म में अपीयर होते हैं। तो ये रियल पार्ट के लिए होता है e पावर अल्फा x कॉस ऑफ बीटा x। चूंकि रिपीटेड रूट्स हैं तो अगला कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे, x e पावर अल्फा x कॉस बीटा x। फिर रिपीटेड रूट्स होने की वजह से कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे, x स्क्वायर e अल्फा x कॉस बीटा x। और इसी तरह लास्ट जो सॉल्यूशन होगा x पावर n माइनस 1 e पावर अल्फा x कॉस बीटा x। In similar fashion we can write this form of solution कि इसमें sin बीटा अपीयर होगा, ये भी सॉल्यूशन होंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो देखिए ये सॉल्यूशन कहां से आए थे, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आए थे। इसका मतलब ये ऑपरेटर था। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑपरेटर ने इन फंक्शंस को एनहिलेट कर दिया है। ये जो पावर n वाला ये ऑपरेटर है, इसने इन फंक्शंस को एनहिलेट कर दिया है। अब हम कोई एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। ये कहता है कि अल्फा आप समझे -1 है, बीटा अगर 2 है और n 1 है, इसमें रखिए तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दो फंक्शन को देखें, अगर अल्फा मैं ले रहा हूं -1 तो ये -x है, और कॉज ऑफ बीटा की जगह क्या लिया, हमारे सॉल्यूशन ये थे ना, e अल्फा x कॉज ऑफ बीटा x। एंड ये इसका मतलब ये आ गया। और दूसरा सॉल्यूशन क्या था, इस शक्ल का था, अल्फा बीटा x। और इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, e माइनस एक्स एंड देन साइन ऑफ बीटा, यहाँ x भी होगा जी, ना सॉरी, हाँ जी बिल्कुल x भी होगा, और ये होगा 2x। इसका मतलब हुआ जब हमने ये वैल्यूज यहां रखी तो ये ऑपरेटर ये बन गया, n की जगह 1 रखा, अल्फा की जगह -1 रखा, बीटा की जगह 2 रखा, तो ये ऑपरेटर हमारे पास फाइनल बना। इसका मतलब है ये जो ऑपरेटर है ये इस सॉल्यूशन या इस सॉल्यूशन को एनहिलेट कर सकता है, ये एनहिलेट करता है। Therefore the linear operator this annihilates the functions। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये कैसे इसको एनहिलेट, आप यानी जब इसको अप्लाई करेंगे ना इस तरह, ये आपने वेरीफाई करना है कि वाकईतन ये एनहिलेट करता है, यानी जब ये ऑपरेटर इस पे अप्लाई करें तो हमें 0 हासिल होता है। तो ये कैसे आप करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आप इसे यूं लिखेंगे, डी स्क्वायर ई माइनस एक्स कॉस 2x प्लस 2d e पावर माइनस एक्स कॉस 2x देन प्लस 5 इंटू e पावर माइनस एक्स कॉस 2x। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 0। इसी तरह इस सूरत में भी कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बेसिकली ये ऑपरेटर है, ये किस तरह के फंक्शंस को एनहिलेट करेगा, e पावर अल्फा x या e पावर अल्फा x इंटू कॉज ऑफ बीटा या e पावर अल्फा x साइन ऑफ बीटा। तो हम डिटरमिन कर सकेंगे कि हमारे पास जिस तरह का फंक्शन है उसी तरह का फिर ऑपरेटर हम खुद डिफाइन कर सकेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहां y1 जो है, जो पहला सोल्यूशन, जिसको ये जो पहला सोल्यूशन था ये वाला e पावर माइनस एक्स काज अल्फा, इसको y1 कह दिया, दूसरे को y2 कह दिया, e पावर माइनस एक्स साइन अल्फा। नाउ कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस, इसकी जगह m स्क्वायर आ गया, इसकी जगह m आ गया, और ये 5 उसी तरह आ गया। दिस इज इक्वल टू -1 प्लस -2 आयोटा। तो इसका मतलब है इसकी मदद से हम ये दो सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, आर द टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। चूंकि जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन
होती है, उसके जो सोल्यूशन होते हैं याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये क्या बनाते हैं, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बनाते हैं। Therefore the operators also annihilate the combination of y1 and y2। और फिर याद रखिएगा कि ये जो ऑपरेटर होता है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी एनहिलेट करता है। पहले हमने क्या कह रहे थे कि y1 यानी e पावर माइनस एक्स कॉस 2x और e पावर माइनस एक्स साइन 2x, इसको ये एनहिलेट कर रहा है। कौन सा ऑपरेटर, d स्क्वायर प्लस क्या था जी, 2d प्लस 5, कि ये जो लीनियर ऑपरेटर है ये एनहिलेट करता है इंडिविजुअली इन दोनों को। तो हम यहां से हम ये भी बात देख रहे हैं कि ये किसी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी एनहिलेट कर सकता है या करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर अल्फा 0 है, बीटा 1 है और n 2 है, तो हम देखना ये चाह रहे हैं इस सूरत में वो एनहिलेटर ऑपरेटर किस शक्ल का होगा। तो इस ऑपरेटर में बेसिकली तो ये जनरल ऑपरेटर है डी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डी प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल पावर n। इसका मतलब डी की जगह डी स्क्वायर की जगह ये आ गया। अब हमारे पास अल्फा की जगह चूंकि 0 है ये टर्म खत्म हो जाएगी, और यहां पे हम अल्फा की जगह 0 और बीटा की जगह 1 रखेंगे तो वो विल हैव 1, और n की जगह क्या है 2। इसका मतलब है ये ऑपरेटर ये बना है जी। अब इस सूरत में सोल्यूशन की शक्ल क्या है, ये है e पावर, वैसे तो होती थी ना e पावर अल्फा एक्स कॉज ऑफ बीटा एक्स, तो इस सूरत में क्या होगा, कॉज ऑफ बीटा की जगह क्या है जी 1, तो ओनली x, और इसी तरह ये साइन ऑफ x होगा। तो चूंकि e पावर 0 x होगा ना, दिस विल बिकम 1। सो दिस, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑपरेटर है ये एनहिलेट करता है कॉज ऑफ x को, और इसी तरह ये ऑपरेटर साइन ऑफ x को भी एनहिलेट कर सकता है। और इसका मतलब ये है कि ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी एनहिलेट कर सकता है। ओके, इसी तरह से चूंकि इसमें रिपीटेड रूट्स थे, ठीक, रिपीटेड रूट से तो दूसरा सॉल्यूशन क्या बनना था, e पावर कॉज x कॉज ऑफ x, और इसी तरह x साइन ऑफ x, तो ये इसको भी एनहिलेट करेगा। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑपरेटर है ये कॉज x साइन x, x कॉज x, x साइन x, इन सब को क्या करता है, एनहिलेट करता है। अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें तब भी ये इनको एनहिलेट करेगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सी, इफ अ लीनियर differential operator with constant coefficient is such that L of y1 is equal to 0 and L of y2 is equal to 0. That is, the operator L annihilates the functions y1 and y2. Then the linear operator L annihilates their linear combination. ये जो हमने पीछे अभी बात की ना, उसको एक रिजल्ट के तौर पे अब हम लिख रहे हैं कि अगर एक लीनियर ऑपरेटर जो है अलग अलग दो फंक्शंस को एनहिलेट करता है, तो वही लीनियर ऑपरेटर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी एनहिलेट करेगा। दिस रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम द लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द, ये कहां से आता है, ये लीनियर, क्योंकि इसको अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं ना, इस तरह लिख सकते हैं आप, किस तरह C1 Ly1 प्लस C2 Ly2, ये किसकी मदद से लिखा, लिनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से। तो इसका मतलब है ये इनको चूंकि एनहिलेट कर सकता है तो इसको भी एनहिलेट किया इसने। ओके, दिस रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम द लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटर। सपोज दैट L1 and L2 आर द लीनियर ऑपरेटर्स विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट सच दैट L1 L2 दो लीनियर ऑपरेटर्स हैं। एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस भी जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। L1 into y1 is equal to 0, L2 y2 is equal to 0. Provided L1 y2 is non-zero and L2 y1 is non-zero, कि ये यानी L1 एनहिलेट करता है y1 को, L2, और ये जो है ना यहां लिखा है L1 y2 को एनहिलेट नहीं कर रहा सपोज, और L2 जो है y1 को एनहिलेट नहीं कर रहा, नॉन जीरो होने का यही मकसद होगा ना।
तो देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिफरेंशियल ऑपरेटर्स L, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि इनका प्रोडक्ट जो है दैट विल एनहिलेट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन या सम ऑफ दीज टू. सो L1 L2 विल एनहिलेट y1 plus y2. To demonstrate this fact we use the linearity property for writing. अब देखिए अगर हम यूं लिखें L1 L2 into y1 plus y2 तो linearity हम पहले जानते हैं कि प्रोडक्ट भी लीनियर होता है. ओके, L1 L2 y1 plus L1 L2 y2. हम ये भी जानते हैं कि ये कम्यूट करते हैं लीनियर ऑपरेटर्स. देयरफॉर L1 L2 y1 y2 इसको हम यूं भी लिख सकते हैं L2 L1 y1 L1 L2 y2. ओके, इसके बाद हम यूं भी लिख सकते हैं L2 L1 y1 L1 L2 y2. तो L1 y1 क्या है, ये 0 है और ये 0 है, चूंकि हम पहले कह चुके हैं कि L1 एनहिलेट करता है y1 को और L2 एनहिलेट करता है y2 को. ये इसकी मदद से जब ये 0 हैं तो हम देख सकते हैं कि राइट साइड पे 0 बन गया, लिहाजा L1 L2 इस सम को एनहिलेट कर रहा है. ये जो आखिरी रिजल्ट आया है इसे हमें क्या पता चल रहा है कि L1 और L2 जो प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर्स था, जो L1 y1 और y2 को एनहिलेट कर रहे थे, उनका प्रोडक्ट जो है वो y1 और y2 के सम को भी एनहिलेट कर रहा है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. अब यहां देखें, हमारे पास सपोज ये एक फंक्शन है. बेसिकली ये दो फंक्शंस का सम हम एज्यूम कर लेते हैं. एक फंक्शन ये है, हम कहते हैं दिस इज y1 एंड दिस इज y2. अब आप देखिए तो ये 7 माइनस एक्स है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, इसमें x की पावर क्या है 1, लिहाजा डी स्क्वायर इसको एनहिलेट कर देगा. और इसी तरह से ये जब हम देखते हैं y2 जो है दिस इज 6 sin 3x. तो इसका मतलब है, देखें जनरल ऑपरेटर हमारा क्या था जब साइन और कॉस हमारे पास होते हैं जी -2 अल्फा डी प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल पावर n. अब यहां देखें, इसमें पहली बात तो ये कि साइन 3x है, इसका मतलब है यहां एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है. इसका मतलब है इस सूरत में हमारे पास अल्फा 0 है और बीटा क्या है 3 है और n क्या होगा, चूंकि इसमें x की टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही, n 1 होगा. अगर यहां x साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर क्या होता है, n 2 होता. इसका मतलब यह हुआ कि इस फंक्शन का sin 3x का एनहिलेटर ऑपरेटर क्या होगा, इसमें ये जरा वैल्यूज रख लीजिए. तो दिस विल बी डी स्क्वायर -0 प्लस अल्फा की जगह क्या रखेंगे 0 और बीटा की जगह 3 स्क्वायर, n की जगह 1. तो इसका मतलब है ये है जी ऑपरेटर आपका डी स्क्वायर प्लस 9 एनहिलेटर ऑपरेटर है फॉर दिस फंक्शन sin 3x रादर 6 sin 3x. sin 3x के लिए ये हो गया जी. तो इसका मतलब है डी स्क्वायर प्लस 9 एनहिलेटर ऑपरेटर है फॉर द फंक्शन sin 3x. तो अभी जो हमने रिजल्ट पढ़ा, ये चूंकि दो फंक्शंस का सम था, इस वाले फंक्शन का एनहिलेटर ऑपरेटर डी स्क्वायर है, इस वाले फंक्शन का एनहिलेटर ऑपरेटर डी स्क्वायर प्लस 9 है. इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूं, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 9, दिस इज द एनहिलेटर ऑपरेटर फॉर दिस होल फंक्शन एफ ऑफ एक्स. तो नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द डिफरेंशियल ऑपरेटर दैट एनहिलेट्स दिस फंक्शन. इसमें भी वो क्या कर रहे हैं जी, दो फंक्शंस हैं, एक ये है और एक ये फंक्शन है. अब आप देखिए तो e रेज़ पर -3x का इनहिलेटर ऑपरेटर क्या है, हम जर्नली देख चुके हैं, d माइनस अल्फा होल पावर n. ये e पावर अल्फा x टाइप फंक्शन का इनहिलेटर ऑपरेटर होता है. तो इसके मुताबिक हमें क्या मिलेगा, d प्लस 3, चूंकि यहां अल्फा की जगह -3 है तो लिहाजा d प्लस 3 हो जाएगा इंटू y1 और ये इसको एनहिलेट करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का एनहिलेटर ऑपरेटर d प्लस 3 है. और दूसरे वाले को देखो तो अब चूंकि यहां x की पावर 1 आ गई, लिहाजा ये d अल्फा की जगह यहां क्या है, अल्फा की जगह यहां 1 है, -1 और
डी स्क्वायर। इसका मतलब है d माइनस 1 होल स्क्वायर इज द एनहिलेटर ऑपरेटर फॉर दिस फंक्शन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, किसका, एक d प्लस 3 और d माइनस, तो ये एनहिलेटर ऑपरेटर है फॉर दिस फंक्शन f of x इज इक्वल टू ई रेज पर माइनस 3x प्लस एक्स ई रेज पर x। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ आई होगी। इससे हमें जब हमारे पास यानी सम ऑफ टू फंक्शंस हो तो उनके एनहिलेटर ऑपरेटर किस तरह फाइंड करते हैं, और वो दोनों फंक्शंस के एक्चुअली एनहिलेटर ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट होता है। अब हम यही जो टेक्निक हमने ये बात सीखी, इसको हम अप्लाई करते हैं इस पे जी, डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए एनहिलेटर ऑपरेटर मेथड को। इससे पहले कि मैं आपको ये जो एनहिलेटर ऑपरेटर मेथड है इसके जरिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊं, मैं आपको इसका एडवांटेज बता दूं कि अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट पे इसका क्या एडवांटेज है। देखिए, उसके अंदर हमें जो अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, वाई पी खुद से एज्यूम करना पड़ता है, और उसमें बाज़ औक़ात हमें डिफिकल्टी भी होती है कि अगर फंक्शन इस तरह का होगा तो आपने इस तरह का वो जो है आपका वाई पी इस तरह का होगा। आपको सर्टेन चीज़ों को देखना पड़ता है और बड़ी केयरफुली उसको एज्यूम करना पड़ता है। अगर वो एजम्पशन सही ना हो, जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल भी की थी, एजम्पशन हमारी सही नहीं थी, उसमें मैं एक्स से मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो वो हमें ऐसी सूरत हाल मिली कि हम आगे चल नहीं सके थे, लेफ्ट साइड पे 0 आ गया था, राइट साइड पे कुछ टर्में बच गई थी। तो ताहम इस एनहिलेटर ऑपरेटर मेथड में ये फायदा होता है कि आपको वाई पी जो है वो एज्यूम नहीं करना पड़ता, रादर वो खुद ब खुद अपीयर हो जाता है या वो खुद ब खुद आ जाता है। तो दिस इज दी one of the biggest advantage of annihilator operator method। ताहम ये उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशंस पे अप्लाई किया जा सकता है जिन डिफरेंशियल इक्वेशंस पे मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट्स अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमारे सामने एक लिखी हुई है, सेकंड ऑर्डर है, सिंपल प्रॉब्लम से बात कर रहे हैं, और इसको एनहिलेटर ऑपरेटर मेथड से हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हम कहते हैं जी इसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अगर ऑपरेटर फॉर्म में लिखूं तो डी स्क्वायर वाई प्लस 8y दिस इज इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी जी, m स्क्वायर प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस वुड बी इक्वल टू m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 एंड दिस विल गिव यू m इज इक्वल, दोनों साइड्स का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8। तो इसे मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, आयोटा किस वजह से है, माइनस की वजह से, और इसको लिख सकते हैं 2√2। तो हमारे पास ये इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आए। इसका मतलब इसका सोल्यूशन किस तरह का होगा, दैट वुड बी इक्वल टू y c, ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, सो c1 e पावर। अब यहां देखें कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो e पावर, ये रियल पार्ट तो है कोई नहीं इसका, लिहाजा 0x, चले मैं आसानी के लिए लिखता हूं, बल्कि इसको हम शुरू में लिखते हैं, c1 अंदर लिखा करते हैं। c1 क्या होगा जी, cos ऑफ 2√2x प्लस c2 साइन ऑफ 2√2x। ये इसका yc आ गया जी। e रेज टू पावर 0x को हम ये ओमिट करते हैं और देखते हैं कि यूं लिख सकते हैं, फिर इस सोल्यूशन को हम yc इज इक्वल टू c1 cos ऑफ 2√2x प्लस c2 साइन ऑफ
2√2x। अब नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। अभी हमें करना ये होता है कि ये जो राइट साइड है, जो इनपुट फंक्शन है, इसके एनिहिलेटर ऑपरेटर देखने हैं। देखते हैं जी कैसे होगा। देखिए जो फंक्शन है हमारे पास f(x), उसमें ये टर्म है, पहली टर्म है जी 5x, और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, प्लस दूसरी टर्म है जी हमारे पास, देख लेते हैं, 2e⁻⁻x। अब आप देखिए कि 5x जो है d² इंटू 5x, दिस इज इक्वल टू 0, कि 5x को d² एनहिलेट कर देगा। देखिए ना, 2 दफा डिफरेंशिएट करिए, आपको 0 मिल जाएगा। ओके, इसको कौन सा ऑपरेटर करेगा जी, x d+1 e⁻x, दिस विल यानी d+1 विल एनहिलेट e⁻⁻x। इसका मतलब है इसका एनहिलेटर ऑपरेटर, ये जो टर्म है, इसका एनहिलेटर ऑपरेटर d², और इसका एनहिलेटर ऑपरेटर क्या आया, ठीक है जी, d+1। अब जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें ये वाला पार्ट, एक्चुअली इस वाले पार्ट को किसने एनहिलेट किया, इस ऑपरेटर ने। यहां लिखना चाहिए था d² + 8 इंटू y, दिस इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट पार्ट को इस वाले हिस्से ने क्या किया, एनहिलेट किया। तो अब आप इस जो ओरिजिनल इक्वेशन है, एनहिलेटर ऑपरेटर फॉर्म में इसे यू लिख देंगे, d² पहले वाला, फिर दूसरा क्या है d+1, और लेफ्ट साइड पे ये आएगा, और तीसरा क्या है जी d² + 8 इंटू y, और राइट साइड पे क्या होगा, d² इंटू d+1 इंटू 5x + 2e⁻⁻x इज इक्वल टू, चूंकि ये जब इस पे अप्लाई हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो गोया हम जो राइट साइड को एनहिलेटर ऑपरेटर्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और एक पार्ट हमें पहले से मिल रहा होगा जो होमोजीनियस पार्ट से, इन सब को मल्टीप्लाई करके तो हम इस तरह से लिख देंगे। गोया अब हमारे पास एनहिलेटर ऑपरेटर्स की फॉर्म में ये इक्वेशन आ चुकी है। तो इसका मतलब राइट साइड पे ये इक्वेशन आपकी 0 होगी। दिस इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करते हैं जी, d² इंटू d+1, ओके, ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, जहां d है वहां m कर दीजिए, m² m+1 और m² + 8, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से देखें ये बनेगा हमारे पास m² इज इक्वल टू 0, m+1 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास ये आ जाएगा m² + 8 इज इक्वल टू 0। ये बहुत आसान होता है, ये स्टेप मुश्किल नहीं होता। तो हम ये स्टेप मुश्किल होता है थोड़ा सा कि आपने एनहिलेटर ऑपरेटर सही बनाने हैं, सही डिफाइन करने हैं। ओके, यहां से हमें मिल जाता है जी m इज इक्वल टू 0,0, यानी 2 रूट्स हैं, m² इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहां से 2 रूट्स। ये देखिए इसका ऑर्डर टोटल कितना बनता है, 2 ये 1 ये, कितना हो गया 3, और ये 2 5 है। इसका मतलब है 5 रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। यहां से m की वैल्यू आ जाती है -1, और यहां से m आ जाता है हमारे पास +- अभी हमने फाइंड किया i/2√2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूं, अब चूंकि ये पूरी इक्वेशन का जो है वो हमारे पास है सोल्यूशन आ रहा है, तो मैं इसे y लिखूंगा। क्या लिखेंगे जी, c1, इधर से स्टार्ट ले रहे हैं। पहला क्या रूट है जी 0, c1 e⁻0x तो 1 होगा, लिहाजा मैं इसको नहीं लिख रहा, c2 फिर x, आगे e⁻0x होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस c3 e⁻, क्या होगा
माइनस एक्स प्लस C4, ये भी हमने सोल्यूशन इस तरह का लिखा, कॉज ऑफ 2√2x प्लस C5 साइन ऑफ 2√2x। अगर आप गौर कीजिए तो ये वाली टर्म तो हमारी किस में है, हाँ जी, हमारे YC में मौजूद है। लिहाजा मैं आसानी के लिए इसको यूं लिखता हूं आपके लिए कि y इज इक्वल टू, इसकी तरतीब कांस्टेंट्स की चेंज भी कर सकते हैं, चलें बहरहाल अभी हम यही लिखते हैं, C4 cos 2√2x प्लस C5 sin 2√2x and then C1 plus C2x plus C3 e पावर माइनस एक्स। ये हिस्सा हम पहले फाइंड कर, दिस इज YC एंड एक्चुअली दिस डिटरमिन्स योर YP, कि आपका YP इस शक्ल का होगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट YP इज इक्वल टू, अब इसे डिटरमिन करना है हमें, YP इज इक्वल टू, इसको दोबारा से जैसे ABC हम वो फाइंड कर एलोकेट करते थे कांस्टेंट्स, जब हम अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स में YP एज्यूम किया करते थे तो कैसे करते थे जी, YP इज इक्वल टू, हम कहते थे A प्लस ये BX और प्लस C e पावर माइनस एक्स, ये आपका YP आ गया। अब आप YP का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए, यानी आप YC वाला पार्ट छोड़ देंगे, जो बाकी होगा वो सारा आपका YP होगा। अब इसमें ये तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे C4, और यहां C1, C2 और C3 की वैल्यूज डिटरमिन करेंगे, तो उसको हमने फॉर सिंप्लिसिटी A, B और C की फॉर्म में लिख लिया। अब YP की वैल्यू क्या है, अब YP डैश क्या होगा जी, B माइनस C e रेज पर माइनस एक्स, और YP डबल डैश क्या होगा, दिस वुड बी इक्वल टू C e पावर माइनस एक्स, एक और माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, जब आप इसको, अब ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे, यहां से फिर हमें ABC की वैल्यूज डिटरमिन हो जाएगी। तो YP जो है ये क्या होगा जी, इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमें ये इक्वेशन इस तरह मिलेगी जी, मैं जरा जल्दी से लिख रहा हूं, 8A प्लस 8BX प्लस 9C e पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2 e पावर माइनस एक्स। मैंने ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, और यहां से स्ट्रेट वे आपको A की वैल्यू मिल जाएगी 0 और B की वैल्यू 5/8 और C की वैल्यू 2/9। तो इसका मतलब है YP मेरे पास आ गया, B A तो 0 है तो B 5/8 और ये क्या है साथ x प्लस C की वैल्यू क्या, 2/9 e पावर माइनस एक्स। अब ये इस जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपका जनरल सोल्यूशन होगा। अब मैं इसे C4 C5 की बजाय C1 C2 भी लिख सकता हूं, तो जनरल सोल्यूशन मेरा क्या होगा जी, चलिए यहां लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू, इसे C1 कांस्टेंट नाम ही देना है, कोई भी दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे जब सोल्यूशन लिख रहे थे थोड़ी सी उस वक्त हमें एक चीज नोट करते कि हम इस तरफ से सोल्यूशन लिखना शुरू करते हैं ना, cos x cos वाली टर्म से, तो C1 C2 इस तरह तब भी बात ठीक थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2√2x प्लस C2 साइन 2√2x प्लस C, ये तो 0 आ चुका, और ये है आपका सोल्यूशन 5/8x प्लस 2/9। तो आप नोट कीजिए इसमें YP देखें खुद से अपीयर हुआ है, और हमें YP एज्यूम नहीं करना पड़ा। इस YP को फिर हमने सब्स्टिट्यूट करके वो कोफिशिएंट्स अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट थे जो, यानी A, B और C की वैल्यू डिटरमिन कर ली और सोल्यूशन YP कंस्ट्रक्ट हो गया। लिहाजा YP क्या है, YC प्लस, इस तरह से हम इसे नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन है जी। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आया होगा और इसका एडवांटेज जो बताया वो भी पता चला होगा। इस वक्त लेक्चर का टाइम मुकम्मल हो चुका।
तो और टाइम नहीं है। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा, बुक से देखें इन मेथड्स, इस मेथड की मदद से ये एग्जाम्पल हुई है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो होपफुली आपको ये बात या ये मेथड आसानी से समझ आएगा। प्रैक्टिस कीजिए। आपकी एक्सरसाइज है 4.5 इसके हवाले से, उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। उसमें अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट के हवाले से प्रॉब्लम्स भी हैं, और ये जो मेथड ऑफ एनहिलेटर ऑपरेटर हमने यूज़ किया इसके हवाले से भी प्रॉब्लम्स हैं। तो उम्मीद है आप इस हवाले से काम करेंगे और ये मेथड आपको अच्छा लगेगा अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स की निस्बत। ये भी एग्जांपल है, इसको भी प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके जो एनहिलेटर ऑपरेटर मैं आपको सिखा चुका किस तरह से फाइंड करते हैं, सिर्फ काज हो तो क्या करेंगे और फिर एक्स काज एक्स हो तो क्या करेंगे, ये चीज़ें आप सीख चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसकी समरी है जी कि हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होते हैं ये सीखा, और ये बताया जी कि ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है ये लीनियर ऑपरेटर होता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस को फिर हमने लीनियर ऑपरेटर फॉर्म में लिखा, उसको एक्सिलरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म लिखा। फिर एनहिलेटर ऑपरेटर क्या होते हैं, एनहिलेटर ऑपरेटर्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस हमने लर्न किए, और फिर हमने एक इक्वेशन भी सॉल्व की जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी विद द एनहिलेटर ऑपरेटर मेथड। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।